President Trump has drawn a new strategic map from Greenland to the Gulf of America to the Panama Canal and its surrounding countries. At the Department of War, we call this strategic map the Greater North America. ये बंदा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि इसके हालिया बयान और पिछले 1 साल के एक्शन ने ये बात साबित की है कि आगे ये क्या करने वाला है। क्योंकि अपने हालिया बयान के अंदर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट का कहना था कि अब हम ग्रेटर इसराइल की तरह ग्रेटर अमेरिका बनाने वाले हैं। क्योंकि इस खित्ते के चौधरी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड से पनामा तक और इसके आसपास के मुल्कों और अटलांटिक और पैसिफिक ओशन तक ग्रेट नॉर्थ अमेरिका बनाने का नक्शा डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार कर लिया है। और याद रहे कि यह बयान उस वक्त दिया गया है जब वेनेजुएला के सदर को उठाकर गैर कानूनी तौर पर इसकी हुकूमत पर कब्जा करने के बाद क्यूबा की ऑयल सप्लाई कट करके इस पर भी हमले की तैयारियां की जा रही हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका यानी जैसी कॉलोनियलिज्म वाली सोच आज से सैकड़ों साल पहले हुआ करती थी कि ताकतवर अपनी ताकत के जोर पर कमजोर मुल्कों पर कब्जा करके इनको अपनी मर्जी से चलाया करते और इन सल्तनतों को हासिल करने के अंदर हजारों लाखों बेगुनाह लोग मार दिए जाते ताकि उनके वसाइल पर कब्जा किया जा सके। और बिल्कुल वही फाशिज्म वाली सोच आज इस बंदे की भी है। हालांकि दुनिया के अंदर कॉलोनियलिज्म वाला निज़ाम या माइंडसेट खत्म हो चुका है। आज के टाइम में दुनिया के अंदर खुद मुख्तार डेमोक्रेटिक रियासतें मौजूद हैं और सबके मफाद एक दूसरे से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। आप ऐसे मुंह उठाकर किसी भी मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकते। पर इस बंदे ने खुद को ग्रेटर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ऑफ ऑल टाइम और हमेशा खुद को याद रखे जाने के लिए अजीब ऑल फॉल बकना शुरू कर दिया। और भाई जाहिर है कि जिसके साथ दोस्ती होगी तो इसकी सोबत का असर भी तो होगा। वही डिक्टेटर वाली और जालमाना सोच इसके अंदर भी ट्रांसफर हो गई है इसके बेस्ट फ्रेंड की तरफ से। एक इसका बेस्ट फ्रेंड है जो कि ग्रेटर इसराइल बनाकर अपने से कमजोर मुल्कों पर हमला करके इन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है, तो दूसरा अपने पूरे के पूरे खित्ते पर हर उस मुल्क पर जो कि कमजोर हालत के अंदर मौजूद है, इससे लड़ने के काबिल नहीं है। और वैसे तो ये लोग अमन की बात करते हैं कि हम दुनिया के अंदर अमन कायम कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप तो इक़्तिदार के अंदर भी ये कहकर आया था कि पराई जंगों के अंदर अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं होगा। पर हकीकत यह है कि अपनी टर्म के अंदर जितने हमले आसपास के मुल्कों पर इस बंदे ने किए हैं शायद ही किसी और प्रेसिडेंट ने कभी किए हों। इस वक्त भी इन लोगों ने ईरान पर हमला किया हुआ है और मीडिया पर आकर ट्रंप और इसका ये सिक्योरिटी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट ये धमकियां ऐसे देता है जैसे कोई किसी मुल्क का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ना हो बल्कि कोई दहशतगर्द बात कर रहा हो। मतलब हम ये कर देंगे, हम तबाह कर देंगे, हम फलां चीज़ को तबाह कर देंगे, हम फलां सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे, हमने वो उड़ा दिया, हमने वो तबाह कर दिया, बिना ये सोचे कि इसकी वजह से कितने सिविलियन और कितने बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। Massive bunker. Never has a modern military been so rapidly and historically obliterated, defeated from day one with overwhelming firepower. The air campaign that we've conducted, that Israel's conducted alongside us, was one for the history book. और अभी हाल ही में लोगों ने ब्लॉकेज की वजह से क्यूबा की पावर सप्लाई को कट करवा दिया है, जिसकी वजह से ये मुल्क अंधेरे के अंदर डूब चुका है क्योंकि ये मुल्क टोटली डिपेंडेंट था अपनी एनर्जी को तेल से पैदा करने पर। अब इस एनर्जी क्राइसिस की वजह से हो ये रहा है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर लोग ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे, सर्जरीज रुक चुकी हैं, हॉस्पिटल बिल्कुल बंद होते जा रहे हैं, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो चुका है और लोग सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। पर इस बंदे ने सिर्फ क्यूबा की हुकूमत को सजा देने के लिए यहाँ के लाखों लोगों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है और सीधा सीधा ये धमकी दी है कि ईरान के बाद अगली बारी क्यूबा की है, यानी वहाँ पर हम इसके बाद जंग मुसल्लत करने वाले हैं। पर सवाल यह है कि क्यूबा की बारी क्यों आने वाली है। देखिए, अमेरिका ने आज से नहीं बल्कि साल 1960 से क्यूबा पर पाबंदी लगा रखी है कि इसके इत्तेहादी ना इसको ऑयल बेच सकते हैं ना इसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। पर सबसे अहम बात यह है कि यह मुल्क ईरान की तरह अभी तक सर्वाइव इसलिए कर रहा था क्योंकि क्यूबा खुद अपना थोड़ा सा तेल पैदा करता है, तकरीबन अपनी 40% डिमांड को तो खुद ही पूरा करता है, उसके अलावा बाकी इंपोर्ट करता है। और सबसे ज़्यादा जिस मुल्क से वो तेल इंपोर्ट करता था उस मुल्क का नाम था वेनेजुएला, जिसके सदर को हाल ही में अमेरिका उठाकर अपने साथ ले गया। और क्यूबा वेनेजुएला से तकरीबन अपना 50 से 60% ऑयल इंपोर्ट करता था। वो क्यूबा से सस्ता तेल लेता और बदले में अपने डॉक्टर्स की सर्विसेज दिया करता जो कि तेल के बदले में होती थी, यानी कोई पेमेंट नहीं करना पड़ती थी। क्यूबा को अपनी एनर्जी पूरी करने के लिए रोजाना तकरीबन 35,000 बैरल तेल सिर्फ वेनेजुएला से चाहिए होता था, जो कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद बंद कर दिया है। और इसके अलावा कुछ तेल ये मैक्सिको से और इसके बाद रूस और अल्जीरिया से भी मंगवाया करता था, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर। पर अब मसला ये हो गया है कि जब जनवरी 2026 के अंदर अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर मदाखलत की, मादोरो को हटाया, इसके ऑयल पर कब्जा कर लिया, तो इसने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत किए और नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। और इस ऑर्डर के मुताबिक जिस मुल्क ने भी क्यूबा को तेल भेजा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो इस मुल्क के अंदर अमेरिका के इंपोर्ट पर बहुत ही भारी टैरिफ लगा दिया जाएगा। इसी डर की वजह से मैक्सिको ने भी अपनी शिपमेंट्स रोक दी, अल्जीरिया ने भी, और बहुत ज़्यादा तेल की शॉर्टेज पैदा हो गई।
पूरे मुल्क के अंदर बिजली का ब्लैकआउट है, फैक्ट्रियां बंद हैं, अस्पताल मुतासिर हैं, ट्रांसपोर्ट रुक चुका है, कूड़ा सड़कों पर मौजूद है और हर तरह का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। इसी सूरत हाल को देखते हुए अप्रैल 2026 के अंदर कुछ रूसी टैंकर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर क्यूबा तेल लेकर पहुंचे और क्यूबा को ये सज़ा इसलिए मिल रही है क्योंकि अपने मुल्क के अंदर सियासी मदाखलत के खिलाफ एहतजाज और अमेरिका के दुश्मन रशिया के इत्तेहादी होने की वजह से इसको ये तमाम चीज़ें सहनी पड़ रही हैं। क्योंकि सच ये है कि क्यूबा नॉर्थ अमेरिका के अंदर मौजूद होकर भी दरअसल साथी है अमेरिका के दुश्मन यानी रशिया का। कोल्ड वॉर के टाइम में सोवियत यूनियन ने क्यूबा के अंदर मिसाइल नस्ब किए जिसकी वजह से अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एटॉमिक जंग का खतरा पैदा हो गया था। साल 1960 की दहाई के अंदर फिदेल कास्त्रो ने इनकलाब के बाद यहाँ पर इक़्तिदार संभाला तो अमरीकी कंपनियों की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर सीज़ कर ली और अभी तक क्यूबा के अंदर इसी पार्टी की हुकूमत है जो कि एंटी अमेरिकन है, जिसकी वजह से अमेरिका की तरफ से लगाई गई पाबंदियां अभी तक कायम हैं। और ट्रंप आज भी क्यूबा की हुकूमत को कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप कहता है क्योंकि इसका मानना है कि क्यूबा रूस, चाइना, ईरान जैसे अमेरिका के दुश्मन मुल्कों के साथ करीबी ताल्लुकात रखता है, इनके फौजी इंटेलिजेंस बेसिस को होस्ट करता है और अमेरिका का दावा है कि ये इसके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई का साथ दे सकता है। इसी वजह से ऑयल ब्लॉकेड लगाकर प्रेशराइज करके ये रजीम चेंज की हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं और इनका हदफ क्यूबा के लोगों को आज़ादी दिलाना है क्योंकि इनके मुताबिक वहाँ पर भी जमहूरियत खतरे में है। क्योंकि आज भी क्यूबा के अंदर फिदेल कास्त्रो की पार्टी की हुकूमत है और ये बंदा वहाँ का प्रेसिडेंट है जो कि सरेंडर करने को तैयार नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह से इस बंदे ट्रंप ने पनामा कैनाल को भी डायरेक्ट वापस लेने का दावा किया है जो कि पनामा मुल्क का हिस्सा है और इंतहाई अहम समुद्री रास्ता है। ये रास्ता इतना अहम है कि बहरी जहाज़ों को पूरे नॉर्थ अमेरिका का चक्कर काटने की बजाय डायरेक्ट अटलांटिक या पैसिफिक ओशन तक जाने का शॉर्टकट रास्ता मिलता है। तकरीबन 14,000 जहाज़ सालाना यहाँ से गुजरते हैं और अमेरिका का तकरीबन 40% कंटेनर ट्रैफिक इसी से गुजरता है। इसके अलावा अमेरिका की नेवी के लिए भी ये रास्ता बहुत ही अहम है। और आपको बताता चलूँ कि अमेरिका ने ही पनामा के साथ मिलकर इसको 1999 के अंदर बनाया था जब से कोलंबिया से ये मुल्क आज़ाद हुआ था। ये रास्ता तकरीबन 82 किलोमीटर लंबा है जिसको अब बगैर किसी वजह के ये कब्जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने पनामा को ये उस वक्त दे दिया था, ये उसका हिस्सा मुस्तकिल तौर पर बन गया था। और अभी कुछ ही अर्सा पहले आप जानते हैं कि इसने अपने हमसाए कनाडा के बारे में कहा था कि अगर ये हमारी 51 स्टेट बन जाए तो इसको टैरिफ माफ़ कर दिया जाएगा। इसके बाद हमने देखा था कि कनाडा की तरफ से शदीद गुस्से और नफरत का रद्द-ए-अमल आया था और इस मुल्क के अंदर एहतजाज भी बहुत ज़्यादा शिद्दत से हुए थे। और इसी बंदे की इस स्टेटमेंट की वजह से कनाडा के साथ इनके ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हो गए और ये चाइना के करीब हो गया। और यही वजह है कि इसने ईरान वॉर पर भी अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ट्रंप का कोई साथ नहीं दिया। इसके अलावा अमेरिका के इत्तेहाद से दूर होने की कनाडा की एक और वजह भी है जो कि ग्रीनलैंड और इसके अलावा यूक्रेन का मामला भी है। ट्रंप के कनाडा के बारे में इस तरह के बयान के बाद यहाँ के लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि आज के जमहूरी मुल्क के बारे में वो इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। क्या ये कोई डिक्टेटर है या कोई बादशाह? यानी जिस बादशाह सलामत को कोई रियासत पसंद आ गई तो सिर्फ अपनी सल्तनत को बढ़ाने के शौक के अंदर वो किसी भी मुल्क पर कब्जा कर ले। आपको बताता चलूँ कि कनाडा का टोटल एरिया पूरे अमेरिका से भी बड़ा है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है आफ्टर रशिया और अमेरिका इसको अपना हिस्सा बनाने की बात कर रहा है और वो भी 51 स्टेट। और ग्रीनलैंड का मामला तो आप सभी को पता होगा, जहां पर अपनी फौज भेजकर इसने कब्जा करने की बात की थी तो कितना हंगामा हुआ था। खास तौर पर यूरोप और नेटो के मुल्क इसके खिलाफ खड़े हो गए थे और इस मामले के अंदर अभी भी इससे नाराज हैं। और ग्रीनलैंड के लोगों ने तो बाकायदा प्रोटेस्ट शुरू कर दिए थे कि हम कोई बिकाऊ नहीं है। और इस दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड को हासिल करने के पीछे मकसद ये था कि यहाँ पर जो कीमती नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स मौजूद हैं उन पर कब्जा करना। और ये जगह रशिया और चाइना पर नज़र रखने के साथ साथ इनकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन थी जहाँ पर वो पूरे अटलांटिक ओशन को कंट्रोल कर सकते थे। और तीसरा, इसको हासिल करने का मकसद ये था कि कभी मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका पर किसी रॉकेट से या मिसाइल से हमला होता है तो ग्रीनलैंड के रास्ते के अंदर इसको तबाह करके ज़मीन पर गिरा दिया जाए। और इस तमाम मामले पर एक डिटेल वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। अब ग्रीनलैंड का मामला तो बाद की बात है। इससे पहले यूक्रेन के मामले को लेकर यूरोप पहले इनसिक्योर था कि जिस तरह से यूक्रेन को रशिया के आगे करके इसकी मदद करने के बजाय सिर्फ हथियार देकर रशिया के सामने अकेला छोड़ दिया है तो कल को अमेरिका इनके साथ भी यही सलूक कर सकता है। और फिर इसी इनसिक्योरिटी के बाद जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड को कब्जाने की धमकी दी तो इन तमाम मुल्कों को अपने सर्वाइवल का खतरा लग चुका है और वो ये सोच रहे हैं कि कल को अगर हमारे किसी मुल्क पर अमेरिका ने कब्जा करने की बात कर दी तो हम कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि रशिया से तो मदद मांग नहीं सकते। ना चाइना हमारा साथी है, ना रशिया और ना मिडल ईस्ट के बाकी मुल्क। इसीलिए हमने देखा कि ईरान के मामले पर, ईरान जंग पर ये सब मुल्क न्यूट्रल हो चुके हैं कि ये हमारी जंग नहीं है, अपना गंद खुद साफ करो। खास तौर पर स्पेन तो बिल्कुल बागी हो गया है क्योंकि ग्रीनलैंड के बाद आपको पता है कि इससे आगे यूरोप शुरू हो जाता है।
और आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं कि अमेरिका के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने इससे पहले भी जंगें करके या फिर ज़बरदस्ती कब्जे करके अपने मुल्क के साइज़ को इसी तरह से बढ़ाया। आप में से ज़्यादातर लोग शायद इस हिस्ट्री को ना जानते हों, लेकिन अमेरिका ने अपनी आज़ादी 1776 से 1783 के बाद लुजियाना को फ्रांस से $15 मिलियन के अंदर ख़रीदा। फिर फ्लोरिडा को स्पेन से 1819 के अंदर ख़रीदा, सिर्फ $5 मिलियन के बदले। फिर टेक्सास रियासत जो कि मेक्सिको का हिस्सा था, और साल 1845 के अंदर जब ये मेक्सिको से आज़ाद होकर अलग रियासत बन गया और यहाँ पर इनकलाब आ गया, तो साल 1845 के अंदर अमेरिका ने इसको ताकत के जोर पर खुद में जम कर लिया, और वो भी मुफ्त के अंदर। फिर बरतानिया से ट्रीटी ऑफ ओरेगन के जरिए, जो कि साल 1840 के अंदर हुआ, ये लैंड इसके अंदर शामिल हो गया। और फिर हमने देखा कि मैक्सिकन अमेरिकन वॉर जो कि साल 1846 से लेकर 1848 के अंदर लड़ी गई और अमेरिका इसके अंदर जीत गया। तब एक मुआहदे के तहत मेक्सिको से एक बड़ा इलाका हासिल कर लिया गया और इनको सिर्फ कुछ पैसे अदा कर दिए गए, जिसके अंदर कैलिफोर्निया, नवाडा, यूटा, एरिजोना, मेक्सिको वगैरह सब छीन लिए गए, और ये जंग के जरिए हासिल किया गया सबसे बड़ा इलाका था। बाद में हमने देखा कि साल 1853 के अंदर गेटसन परचेज से मेक्सिको से थोड़ा सा मजीद इलाका $10 मिलियन के अंदर खरीदा गया। और फिर अलास्का, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि रूस से साल 1867 के अंदर खरीदा गया, सिर्फ $7.2 मिलियन के अंदर, जिस पर रशिया को आज भी अफसोस है। और फिर इसके बाद इसने साल 1894 के अंदर हवाईयन आइलैंड्स को अपने अंदर जम कर लिया। मतलब ये लत उनको उस टाइम से लगी हुई है, ये कोई आज की बात नहीं है, लेकिन आज का दौर बिल्कुल बदल चुका है। आपको बताता चलूं कि ये शख्स नार्सिसिस्ट सोच का मालिक है, जो कि अपनी चापलूसियां और अपनी तारीफें करवाना पसंद करता है। ऐसे लोग बहुत ही खुद पसंद होते हैं, इनको हर जगह से वाह वाह चाहिए होती है, और इसी वजह से इस बंदे को नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए था। और नोबेल पीस प्राइज उस बंदे को चाहिए था जिसने दुनिया के अंदर इस वक्त अपने टेनवर के अंदर सबसे ज्यादा जंगें छेड़ रखी हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि इसी तरह के ये ऊट पटांग बयान इसीलिए देता है, इस तरह के बोल्ड स्टेटमेंट देता है कि कोई इतना बड़ा काम करे कि इसको तारीख के अंदर अमेरिका के ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट के तौर पर याद रखा जाए। इसलिए इस बंदे ने खुद पसंदी के अंदर, यानी मैं सबसे बेस्ट हूँ, इसकी वजह से किसी को भी नहीं छोड़ा, हर बंदे को बेइज्जत किया, चाहे वो यूक्रेन का प्रेसिडेंट हो या फिर जापान की वजीर आजम हो, या फिर इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान के बारे में बेहुदा किस्म का बयान देना, या फिर मिडिल ईस्ट के मुल्कों के बारे में इंतहाई बेहुदा किस्म की बातें करना। फ्रांस का सदर हो या फिर कोई भी यूरोपियन कंट्री का मुल्क हो, हर शख्स को इसने हर तरह से डसा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि मैं इन सब मुल्कों से बरतर हूँ और सब मेरे गुलाम हैं। और अपनी इस सदारती टर्म के अंदर ये बंदा जाते जाते कोई इस तरह का बड़ा काम करना चाहता है कि इसको तारीख के अंदर हमेशा याद रखा जाए। पर दोस्तों सच ये है कि आज के दौर के अंदर मुल्कों पर कब्जा करना आसान है, बल्कि इनको संभालना और चलाना इंतहाई मुश्किल है। ईरान और यूक्रेन वॉर की वजह से अमेरिकन इकोनॉमी पर कर्जा दिन ब दिन बढ़ रहा है, और चाइना और रशिया इसकी जगह लेने के लिए हर वक्त तैयार है। खास तौर पर चाइना इसको कमजोर होते देख रहा है और सिर्फ मौके की तलाश में है। तारीख हमें बताती है कि ताकत के जोर पर सल्तनतें बनती जरूर हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर चल नहीं सकती जब तक कि मकामी अवाम की मर्जी शामिल ना हो। आज सूरत हाल यह है कि ट्रंप को इसराइल ने एक ट्रैप के अंदर फंसा दिया है, जिसका नाम है ईरान वॉर। क्योंकि आज अगर अमेरिका ये जंग हारता है या फिर इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो इसकी सुपर पावर की जो ठाठ बनी हुई है और इसकी इज्जत जाती है। और अगर इस जंग से बाहर नहीं निकलता तो इसकी इकोनॉमी गिरती है और इसकी सदारती कुर्सी भी हाथ से जाती है, और इसके साथ साथ मोसाद के हाथों इसकी जान भी जा सकती है। सो इसलिए इस मस्करे को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और सच ये है कि अमेरिका आज इस पोजीशन के अंदर ही नहीं है कि किसी मुल्क पर जंग के जरिए कब्जा भी कर सके। मतलब साफ है कि इसके इत्तेहादी या फिर नेटो इसके साथ नहीं है, और इसके अलावा इसकी मिलिट्री और आर्मी का असला बिल्कुल तबाह होता जा रहा है। अमेरिका में तारीख की बदतरीन महंगाई हो चुकी है, और यह मुल्क सर्वाइव करने के लिए कर्जे ले लेकर अपने आप को मजीद डिफॉल्ट कर चुका है। पर दूसरी तरफ बात कर रहा है ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका की, मतलब कुछ भी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि YouTube इस तरह की सेंसिटिव वीडियोस की रिकमेंडेशन ख़त्म कर देता है। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।